Hello guys, so this is our next lecture on reaction intermediate। तो अभी तक हमने बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा कि कार्बोकेटाइन क्या होता है। देन उसके बाद हमने देखा जनरेशन ऑफ कार्बोकेटाइन कि आप कार्बोकेटाइन को कैसे जनरेट कर सकते हो। और इस लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, ठीक है। तो दैट इज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो सबसे पहले नंबर आता है कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी जो होती है वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ये मैंने आपको जो प्रीवियस लेक्चर जो लिया था उसमें मैंने आपको समझाया था कि जैसे कि अल्काइल ग्रुप अगर आप लगाओगे, तीन अल्काइल ग्रुप अगर इस कार्बन एटम के ऊपर आ जाते हैं, तो अल्काइल ग्रुप क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं। तो जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे, तो इस कार्बन के ऊपर डेफिशिएंसी है ना, इस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अगर कोई स्पीसीज या कोई ग्रुप इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर देगा तो ये स्टेबलाइज हो जाएगा। सो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, क्योंकि वो कार्बन के पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करते हैं। सो दैट इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या होंगे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के। देन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब कि अगर हमने यहां पर एक कार्बोकेटाइन बनाया और यहां पर मैं कोई ऐसे ग्रुप लगा दूं जो कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग हो, जो इलेक्ट्रॉनों को विथड्रॉ कर ले, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप आप लगा दो यहां पर, तो अभी आपने इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगाए थे जो कि इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर रहे थे। जब इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे थे तो इसको स्टेबल कर रहे थे, लेकिन ये क्या करेंगे? इससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बाहर की ओर ले लेंगे, और जब ये इससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बाहर की ओर खींचेंगे तो पॉजिटिव चार्ज और भी बढ़ जाएगा। एक तो इसको वैसे इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है, आप इससे और भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन अपने पास ले रहे हो तो ये और भी ज्यादा डिस्टेबल हो जाएगा। इसीलिए इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जो होते हैं वो कार्बोकेटाइन को डिस्टेबल करते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप और कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी में आपस में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। नेक्स्ट वन इज कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी एरोमेटिक कंपाउंड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड अपने आप में बहुत स्टेबल है। तो चाहे कार्बो अनायन हो या कार्बोकेटाइन हो, दोनों ही एरोमेटिक कंपाउंड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। नेक्स्ट वन इज एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड अपने आप में बहुत अनस्टेबल होता है, इवन दो ये नॉन एरोमेटिक से भी अनस्टेबल होता है। तो इसीलिए कार्बोकेटाइन एरोमेटिक कंपाउंड के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बट एंटी एरोमेटिक के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। सेम एज कार्बोकेटाइन प्लस एम इफेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बट माइनस एम इफेक्ट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। इसका मतलब कि अगर मैं यहां पर इस तरह से ग्रुप बनाऊं, ये बेंजीन इस तरह से तुमने लगा दिया, ठीक है, यहां पर अगर कोई पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, लेट्स से कि अगर यहां पे वैकेंसी क्रिएट है, तो अगर यहां पे कोई ऐसा ग्रुप लगा हुआ है जो इलेक्ट्रॉनों को अगर डोनेट कर पाए, तो अगर ये इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करके कॉन्जुगेशन शो कर सकता है, मतलब हम प्लस एम की बात करने जा रहे हैं रेजोनेंस स्पेक्स से, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड कर सकता है, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड कर सकता है, तो कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज करेगा। कार्बोकेटाइन को जो स्टेबलाइज करेगा वो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। अगर अपार्ट फ्रॉम दैट तुम ऐसा ग्रुप लेते हो जो कि माइनस एम इफेक्ट शो करेगा, तो माइनस एम इफेक्ट मतलब इलेक्ट्रॉनों को विड्रॉ कर लेना, तो जो इलेक्ट्रॉनों को विड्रॉ कर लेगा वो कार्बोकेटाइन को डिस्टेबलाइज करता है। सो ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहता है कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन की जो स्टेबिलिटी होती है वो हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जितने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर, हाइपर कॉन्जुगेशन आपने पढ़ा होगा, नो बॉन्ड रेजोनेंस फिनोमेना होता है, बाकी मैं डिटेल बताऊंगा इसे। तो जितने ज्यादा, जैसे कि रेजोनेंस पढ़ते हैं ना, जिसके जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वो कंपाउंड उतना ज्यादा स्टेबल होता है। सेम एज वैसे जिसके जितने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर होंगे वो कार्बोकेटाइन उतना ही स्टेबल होता है। नेक्स्ट, कार्बोकेटाइन पी कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बट एस कैरेक्टर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यहां पे मैं एस कैरेक्टर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल बना रहा हूं, ठीक है, एस कैरेक्टर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अब देखो कैसे होगा। पी कैरेक्टर अगर ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन बढ़ेगी, बट अगर एस कैरेक्टर ज्यादा हुआ तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन कम हो जाता है। इसका मतलब पी जो होता है ना वो डोनर एफिनिटी ज्यादा रखता है। देखो फॉर एग्जांपल अगर हम इस तरह से बनाएं अमोनिया मॉलिक्यूल, लेट्स से आपने अमोनिया मॉलिक्यूल बनाया, ये हमने अमोनिया मॉलिक्यूल ले लिया, इसके पास पता है आपको लोन पर इलेक्ट्रॉन होता है। यहां हम ले लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड H, दैट्स इट। यहां भी लोन पर इलेक्ट्रॉन है। यहां पे जब आप हाइब्रिडाइजेशन कंपेयर करोगे तो यहां का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 है, लेकिन यहां पे जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 है। मतलब यहां पर जो S का कैरेक्टर है वो 33%
और जो P का करेक्टर है वो यहाँ पर 67% अप्रॉक्स है। यहाँ पे जो S का करेक्टर है, आप यहाँ पर अगर निकाल के देखोगे, यहाँ पर सॉरी यहाँ पे 25 और 75 है, यहाँ पे 25 और 75 है, जबकि यहाँ पे S का करेक्टर 33% और P का करेक्टर यहाँ पर 67% अप्रॉक्स है। दैट मींस यहां से यहां पर P का करेक्टर कम है, तो अगर ध्यान से देखोगे यहाँ पर जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है ये फ्री है, दीज आर द नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। अगर कोई स्पीशीज आएगा तो ये इलेक्ट्रॉनों को इजीली डोनेट कर सकता है ना, ये क्या कर सकता है, इजीली डोनेट कर सकता है। मतलब अगर कोई कार्बोकैटायन है उसको अपने इजीली इलेक्ट्रॉन दे सकता है, बट ये वाले इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस का पार्ट है, पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस या पार्टिसिपेट इन कॉन्जुगेशन, पार्टिसिपेट इन कॉन्जुगेशन, और अगर ये कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेंगे तो बॉन्डिंग के लिए इजीली अवेलेबल नहीं होंगे, ये बॉन्डिंग के लिए इजीली अवेलेबल नहीं है। इसीलिए जैसे जैसे P कैरेक्टर बढ़ता है, P कैरेक्टर कम होता है, P कैरेक्टर जैसे जैसे कम होगा डोनर एबिलिटी कम होती जाएगी, और अगर डोनर एबिलिटी कम होगी तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी S कैरेक्टर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल और P कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ओके, सो जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है हमारा वो है, मतलब इसी को अगर हमें जनरल ट्रेन समझना है, मतलब आपके पास कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है, कोई क्वेश्चन आता है और आपसे पूछा जाता है कि बताओ इनमें से कौन ज्यादा स्टेबल होगा, कौन सा कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होगा, तो हो सकता है किसी कार्बोकैटायन में कॉन्जुगेशन का फैक्टर लग रहा हो, किसी में एरोमेटिक का फैक्टर लग रहा हो, किसी में हाइपर कॉन्जुगेशन लग रहा हो। तो जो जनरल ट्रेंड्स होता है ना कि कौन सा वाला कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होगा, तो जिसमें एरोमेटिसिटी होती है वो सबसे स्टेबल कार्बोकैटायन, देन प्लस एम इफेक्ट वाला, उसके बाद जो स्टेबल होगा जिसमें प्लस एम इफेक्ट लग रहा होगा वो इस कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होगा, देन कॉन्जुगेशन, देन हाइपर कॉन्जुगेशन, उसके बाद प्लस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट, माइनस एम, देन एंटी एरोमेटिक, नीचे की ओर फिर डिस्टेबल हो जाता है। यहां से अगर आप बात करोगे नीचे की फिर तो यहाँ पे अनस्टेबिलिटी आने लग जाएगी, ठीक है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल एंड सबसे ज्यादा डिस्टेबल, तो स्टेबिलिटी का फैक्टर है ये जनरल केस। आपको जो भी एग्जांपल दिया जाएगा उसमें से आपको देखना पड़ेगा किसमें कॉन्जुगेशन लग रहा है, कहां पे रेजोनेंस लग रहा है, कहां पे एरोमेटिसिटी है, उसी के बेसिस पे आप इस ऑर्डर के बेसिस पे कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को बता पाओगे। ओके, सो यहाँ पर क्वेश्चन है और आपसे पूछा जा रहा है विच इज मोर स्टेबल, इनमें से कौन सा कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, हमें ऑर्डर का स्टेबिलिटी ऑर्डर लगाना है। तो देखो सबसे पहले आप अगर इसको देखते हो तो ये ट्रोपोजन कैटायन अपने आप में एरोमेटिक है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने मतलब लास्ट प्रीवियस लेक्चर में इसको समझाया था, क्योंकि हर कल उसको फॉलो कर रहा है। इसमें सारे के सारे जो कार्बन है sp2 हाइब्रिड है, कॉन्जुगेशन इन्वॉल्व हो रहा है पॉजिटिव चार्ज के साथ, तो ये क्या होगा, एरोमेटिक। इसमें जब आप आओगे तो ये एंटी एरोमेटिक है, कॉन्जुगेशन है, सारे कार्बन sp2 हाइब्रिड है बट इवन नंबर के पाई बॉन्ड, एंटी एरोमेटिक। इसमें आओगे पॉजिटिव चार्ज के साथ, कॉन्जुगेशन है, क्या है इसमें, कॉन्जुगेशन है, जबकि इसमें कोई भी चार्ज नहीं, वो नॉन एरोमेटिक है, उसमें कोई भी मतलब कि एंटी एरोमेटिक भी नहीं है, तो वो नॉन एरोमेटिक भी नहीं है। तो अगर मुझे स्टेबिलिटी ऑर्डर लगाना है, देयरफॉर ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर में सबसे पहले एरोमेटिक आएगा। ओके, सबसे पहले आपने एरोमेटिक लिख दिया, देन एंटी एरोमेटिक सबसे लास्ट में जाता है, तो पहले नंबर किसका आएगा, कॉन्जुगेशन का, तो थर्ड आएगा, फिर किसका नंबर आएगा, फोर्थ वाले का, और एंटी एरोमेटिक सबसे लास्ट में जाते हैं। इसको याद रखना, एंटी एरोमेटिक सबसे लास्ट में जाते हैं, सो दैट सेकंड वाला सबसे लास्ट में आएगा। दैट्स इट। तो ये स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा किसके लिए, फर्स्ट वाले के लिए। ओके, अब हमको देखना है ये नीचे वाला जो एग्जांपल है इसमें स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा। मैं सारे को मिटा रहा हूं, देखो मेरा, इसमें हमें स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना भी बहुत सिंपल हो जाता है, क्योंकि ये 0 डिग्री है, ये आपको दिख रहा है क्योंकि एक साइक्लोप्रोपेन रिंग लग रही है 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, और ये क्या हो गया, 3 डिग्री हो गया। तो 3 डिग्री वाला कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है, तो इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा, अगर इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखोगे तो सिंपल, बहुत सिंपल है, 4 3 2 एंड 1। ये वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, देन थर्ड वाला, देन 2 वाला, देन 1 वाला। साइक्लोप्रोपेन का और एग्जांपल होता है कि कैसे एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करता है, वो मैं एग्जांपल में आपको समझाऊंगा कि किस तरह से, बट इस वाले एग्जांपल के लिए आप समझ लो कि 3 साइक्लोप्रोपेन रिंग लगी हुई है, तो वो इसको स्टेबलाइज करेगी क्योंकि इलेक्ट्रॉनों को रिलीज करती है। सो कार्बोकैटायन स्टेबल होगा फोर्थ में, देन थर्ड में, देन सेकंड में, देन फर्स्ट में। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इसमें मैं एक नया कॉन्सेप्ट भी आपको सिखाऊंगा। सो सबसे पहले हमको देखना है कि एरोमेटिक कैरेक्टर कौन शो कर रहा है। तो देखो ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है बैंडिंग के साथ रेजोनेंस में, मतलब ये वाला चार्ज इसको स्टेबलाइज कर रहा है, रेजोनेंस स्टेबलाइज है, क्या है ये,
रेजोनेंस स्टेबलाइज है। ओके, यहां पे तो सिर्फ एक ही पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा है, बट यहां पर तीन पाई बॉन्ड है, उनके साथ कॉन्जुगेशन इन्वॉल्व हो रहा है, मतलब एरोमेटिक रिंग के साथ ये पॉजिटिव चार्ज स्टेबलाइज है। तो हाईली स्टेबलाइज इसको होना चाहिए, यानी कि स्टेबिलिटी में सबसे पहले इसको आना चाहिए था, देन इसको, बट स्टेबिलिटी ऑर्डर इसका कुछ ऐसा होता है। देखो अगर हम इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखें तो इसके स्टेबिलिटी ऑर्डर में जो सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन होता है वो लास्ट वाला होता है, साइक्लोप्रोपेन थर्ड, देन सेकंड और देन फर्स्ट। कुछ इस तरह से इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर वेरी करता है कि सबसे पहले थर्ड आता है, देन सेकंड आता है, देन फर्स्ट आता है। अब क्वेश्चन क्या आता है कि सर इसमें तो ऐसा कोई पाई बॉन्ड वगैरह भी नहीं है जो इसको स्टेबलाइज कर रहा हो, फिर ये वाला इतना स्टेबल क्यों है? कि साइक्लोप्रोपेन का केस ऐसा केस क्यों है कि इसमें कार्बोकेटाइन इतना स्टेबल हो जा रहा है, जबकि यहां पर तीन पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन हो रहा है, तो इसको ज्यादा स्टेबल होना चाहिए था, बट ये फिर भी ज्यादा स्टेबल बन जाए। कार्बोकेटाइन होता बहुत स्टेबल है, बट इस केस में इससे ज्यादा स्टेबल नहीं है, ये वाला ज्यादा स्टेबल है। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर तो ये इसका ये होगा कि 3 सबसे ज्यादा स्टेबल, देन 2, देन 1। अब हम एक्सप्लेन करते हैं कि ऐसा क्यों होगा। तो देखो साइक्लोप्रोपेन के केस में क्या होता है, जब हम साइक्लोप्रोपेन के केस का बात करते हैं ना, तो इसमें जो p ऑर्बिटल होते हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं। देखो जब मैं साइक्लोप्रोपेन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से ड्रॉ करता हूं, सिर्फ और सिर्फ साइक्लोप्रोपेन के लिए मैं बता रहा हूं, यहां पे मैं लिख देता हूं कि ये जो मैं कॉन्सेप्ट आपको बताने जा रहा हूं, दैट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ, यहां पे जो मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ sp5 हाइब्रिडाइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिख रहा हूं, कॉन्सेप्ट ऑफ sp5 हाइब्रिडाइजेशन। अब आप कहोगे सर ये क्या है, sp5 भी हाइब्रिडाइजेशन होता है क्या? बिल्कुल sp5 हाइब्रिडाइजेशन होता है। देखो कैसे होता है, नया बन के नहीं आ गया कुछ, बट होता है, नहीं न्यू कॉन्सेप्ट समझ सकते हो। अगर मैं इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाऊंगा, देखो कैसे बनाऊंगा कि यहां पर कुछ p ऑर्बिटल इस तरह से ओवरलैप कर रहे होंगे, ये इस तरह से जब p ऑर्बिटल्स ने आपस में ओवरलैप किया होगा तभी तो ये रिंग बनी होगी। मतलब अगर मैं इन बॉन्ड्स को आपस में इस तरह से मिला दूंगी, देखो तो यहां अंदर क्या बनेगी, साइक्लोप्रोपेन रिंग, ये तो बनेगी साइक्लोप्रोपेन रिंग। इसका मतलब जो बॉन्डिंग हो रही थी वो कुछ इस तरह से होती है। यहां पर ये क्या कर रहे हैं, ये ऑर्बिटल्स यहां पर बॉन्डिंग कर रहे होते हैं, यहां पर प्रोटॉन लगे होंगे, ये यहां पर क्या लगे होते हैं, प्रोटॉन, CH2 यहां पर क्या लगे होंगे, इस टाइप से प्रोटॉन लगे होंगे। तो बेसिकली होता क्या है ना, साइक्लोप्रोपेन के केस में जो p ऑर्बिटल है वो p ऑर्बिटल रिंग से बाहर की ओर होता है, इस रिंग के ऊपर प्रेजेंट नहीं होता है। इसीलिए ये जो बॉन्ड है ना, ये जो बॉन्ड है इसको सिग्मा बॉन्ड भी नहीं कहोगे और पाई बॉन्ड भी नहीं कहोगे, दैट द बॉन्ड इज कॉल्ड एंगुलर बैंड बॉन्ड। ये वाला बॉन्ड जो होता है ये एंगुलर बैंड बॉन्ड कहलाता है। कौन सा बॉन्ड कहलाता है, एंगुलर बैंड बॉन्ड। ओके, सो इट इज कॉल्ड एंगुलर बैंड बॉन्ड। याद रखना ये बैंड बॉन्ड होता है, एंगुलर बैंड बॉन्ड। हाईली स्ट्रेन, आपको पता है साइक्लोप्रोपेन रिंग में हाईली स्ट्रेन होती है, इसका p ऑर्बिटल बाहर की ओर होता है, और ये जो ऑर्बिटल है ना, ये अपने आप में sp5 हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व करता है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि sp5 कैसे आता है। अभी मैंने आपको बताया था p करेक्टर जितना ज्यादा हो, डोनर एबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। तो p करेक्टर अगर इतना ज्यादा है कि p5 आ रहा है, मतलब डोनर एबिलिटी बहुत ज्यादा होगी ना, और अगर डोनर एबिलिटी बहुत ज्यादा है तो कार्बोकेटाइन को ये हाईली स्टेबलाइज करता है। इसीलिए इसके एडिशन में यहां पर जो C पॉजिटिव लिखा हुआ था, ये अपने इन ऑर्बिटल से, जो बाहर की ओर इसके p ऑर्बिटल है, इन ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से उस कार्बोकेटाइन को हाईली स्टेबलाइज करता है। सो बेसिकली होता क्या है, अगर आप एक सिंपल सी रिंग आपके सामने इस तरह का ट्रायंगल बनाता हूं तो एंगल का एंगल कितना होगा, 60 डिग्री होता है। ये एंगल 60 डिग्री है, बट यहां पर जो p ऑर्बिटल बाहर की ओर है, ये जो ऑर्बिटल बाहर की ओर है, ये देखा गया एक्सपेरिमेंटली कि इनका बॉन्ड एंगल 21 डिग्री होता है। कितना होता है, 21 डिग्री बॉन्ड एंगल। और जो प्रोटॉन के साथ एंगल बनता है, कार्बन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड एंगल बन रहा है ऊपर की ओर, वो 120 होता है। सो अगर मैं एक इस पर्टिकुलर सेंटर पे टोटल बॉन्ड एंगल निकालना है, सिर्फ इस सेंटर पर मुझे टोटल बॉन्ड एंगल निकालना है कि कार्बन और कार्बन के बीच में टोटल बॉन्ड एंगल कितना है, तो 21 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 21, यानी कि टोटल मिला के इधर का सिर्फ इस साइड का बॉन्ड एंगल अगर देखोगे तो 102 डिग्री आएगा। और प्रोटॉन का जो बॉन्ड एंगल होता है वो 120 डिग्री होता है। ये एक्सपेरिमेंटल डाटा है। ओके, अब हम मान के चल रहे हैं कि इसमें जो टोटल हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व हो रहा है,
लेट कर लेते हैं कि लेट अस कंसीडर, मैं मैथमेटिकल आपको समझा रहा हूं कि कैसे आता है। लेट अस कंसीडर जो टोटल हाइब्रिड स्टेट है, टोटल जो हाइब्रिडाइजेशन इसके अंदर आ रहा है वो spa है। spa जहां पे a क्या दिखा रहा है, a दिखा रहा है एक्सटेंट ऑफ p, a दिखा रहा है एक्सटेंट ऑफ p, यानी कि बेसिकली मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि इसका हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 ही होता है, हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 ही होता है, लेकिन ये अपने आप को इस तरह से एक्सटेंड कर देता है कि ये ना डिवाइड हो जाता है किस तरह से, sp2 प्लस sp5 में। sp3 दो पार्ट्स में ब्रेक होकर sp2 प्लस sp5 में ब्रेक हो जाता है, क्योंकि यही एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि साइक्लोप्रोपेन में p ऑर्बिटल बाहर की ओर आता है। साइक्लोप्रोपेन में जो p ऑर्बिटल बाहर की ओर आता है, ये जो p ऑर्बिटल बाहर की ओर आ रहा है, ये p ऑर्बिटल को एक्सटेंड करता है, वरना नॉर्मल बॉन्ड तो एक्सिस पे होना चाहिए था ना, एक्सिस पे होता नहीं है, कहां की ओर होता है, बाहर की ओर होता है। इसका मतलब इसका p ऑर्बिटल एक्सटेंड करता है। अगर इसका p ऑर्बिटल एक्सटेंड करता है तो sp3 में से sp5 ये ले लेता है, जबकि जो प्रोटॉन वाला हाइब्रिडाइजेशन है, प्रोटॉन वाला हाइब्रिडेशन है वो sp2 होता है। इसी को मैं मैथमेटिकल प्रूफ करके दिखाऊंगा कि कैसे होता है। सो बेसिकली मैं एक्सटेंट ऑफ p मान रहा हूं, तो यहां पर ना p कैरेक्टर को निकालने का एक फॉर्मूला होता है, वो मैथमेटिकल फॉर्मूला ये है, क्योंकि 1 प्लस a cos अल्फा, 1 प्लस a cos अल्फा इज इक्वल टू 0 होता है, ये एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है। तो अभी हमने देखा कि जो हमारा अल्फा था वो अल्फा कितना है, 102 डिग्री। हमें एक्सटेंट ऑफ p निकालना है ना, इस पर्टिकुलर कार्बन पे एक्सटेंट ऑफ p निकालना है। सो यहां पर जो टोटल बॉन्ड एंगल बन रहा है कितना बन रहा है, 102 डिग्री, 21 प्लस 60 प्लस 21, 102 डिग्री बन रहा है। तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू पुट कर दो जरा, जब आप अल्फा की वैल्यू यहाँ पे रखते हो तो ये 1 प्लस a cos 102 डिग्री बनेगा, कितना बनेगा, cos 102 डिग्री इक्वल टू 0। cos 102 की जो वैल्यू होती है, cos 102 की जो वैल्यू होती है कि माइनस का 0.2 आती है, देख लेना कैलकुलेट करके। सो आप इसको सॉल्व करोगे, आएगा 1 प्लस a माइनस का 0.2 इज इक्वल टू 0। व्हेन यू सॉल्व इट एंड यू गेट द वैल्यू a इज इक्वल टू 5। तो a की वैल्यू बेसिकली कितनी आएगी, 5 आ जाएगी। देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, अगर हमारी a की वैल्यू 5 आ गई तो मैं इसको sp5 लिख सकता हूं कि sp5 हो गया। बट फिर भी हम निकाल के देखेंगे कि मैथमेटिकली आएगा कैसे। तो बेसिकली देखो होता क्या है कि जो कार्बन कार्बन का हाइब्रिडेशन है ये क्या इन्वॉल्व करता है, यहां पर जो कार्बन कार्बन हाइब्रिडेशन इन्वॉल्व होता है वो इन्वॉल्व होता है sp5। कार्बन कार्बन तो sp5 होता है, बट जो हाइड्रोजन वाला है, जो HCH वाला जो हम बात कर रहे हैं, जहां पर प्रोटॉन लग रहा है HCH, ये देखो HCH वाला जो हाइब्रिडेशन इन्वॉल्व होता है ये sp2 होता है। कैसे sp2 होता है मैं प्रूव करूंगा। बेसिकली क्या है, एक फ्रैक्शनल पार्ट है कि मैंने किसी को 8 रुपीस दिए, उसमें से 4-5 लोगों ने क्या करना, उसका फ्रैक्शन पार्ट कर लिया। तो बेसिकली थे तो वो 8 रुपीस, लेकिन वो अगर बहुत सारे लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो गए, इसका मतलब इसमें से कुछ कुछ फ्रैक्शन 2/8 किसी को चला गया, 3/8 किसी को चला गया, 1/8 किसी को चला गया, इस टाइप से मतलब फ्रैक्शन हो जाता है। तो बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 ही होता है, लेकिन जब हम इसमें p ऑर्बिटल बाहर की ओर देखते हैं तो बेसिकली ये एक्सटेंट है, और इसी एक्सटेंट की वजह से ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा प्रोवाइड कर पाता है। सो दैट अगर मैं ये बोल रहा हूं कि HCH में हाइब्रिडेशन sp2 है, तो ये sp2 कैसे है देखो, ठीक है, एक में sp2 और एक में sp5। तो देखो किस तरह से होगा, यहां मैं ऊपर लिख लेता हूं कि जो HCH का हमारा हाइब्रिडेशन है, जो प्रोटॉन के लिए हाइब्रिडेशन sp2 होता है, जबकि कार्बन कार्बन का हाइब्रिडेशन है वो sp3 होता है। सो अगर मैं निकालूं टोटल अमाउंट ऑफ S, टोटल अमाउंट ऑफ S, तो अगर मुझे S का अमाउंट निकालना है टोटल, ठीक हो गया, किसमें, spa में, जो इन जनरल हमने माना हुआ था, spa माना हुआ था ना स्टार्टिंग में, तो हम वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर इसमें आप S का अमाउंट निकालोगे तो S कितना है, 1 है, तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस a। टोटल जितना भी होगा pa है ना, तो 1/1 प्लस a। एंड अमाउंट ऑफ p, अमाउंट ऑफ p निकालो। अगर आप अमाउंट ऑफ p निकालोगे तो कितना आएगा, spa में कितना आ जाएगा, a/1 प्लस a, क्योंकि टोटल जो p है वो तो a है और टोटल अमाउंट a/1 प्लस a। ओके, इतना समझ में आ गया कि अगर हम spa में s का अमाउंट निकालेंगे तो 1/1 प्लस a आएगा, और अगर आप p का अमाउंट निकालोगे तो ये a/1 प्लस a आएगा। ठीक है, तो टोटल अमाउंट ऑफ s, अमाउंट ऑफ s, अब देखना अमाउंट ऑफ s इन sp2,
कि जब sp2 वाला पार्टिसिपेशन कर रहा है तो sp2 में s का अमाउंट कितना है। तो sp2 में अगर अमाउंट देखोगे मतलब हम बात कर रहे हैं प्रोटॉन की, बात हम किसकी कर रहे हैं कि जिस समय प्रोटॉन के साथ बॉन्डिंग हो रही है, जिस समय प्रोटॉन के साथ बॉन्डिंग कर रहा है उस समय s का अमाउंट कितना है। तो देखो कितना ये अमाउंट आएगा, sp2 में s कितना है, s तो 1 ही है, सो इट बिकम्स 1/1 + 2, 1 + a है ना, a की जगह पे 2 है तो 1 + 2 कितना हो जाएगा ये 1/3। दूसरा निकालिए, देखो अमाउंट ऑफ s इन sp5, मतलब हम बात कर रहे हैं जब ये बॉन्डिंग किसके साथ कर रहा है, कार्बन के साथ बॉन्डिंग कर रहा है। जब ये किसके साथ बॉन्डिंग कर रहा है, कार्बन के साथ बॉन्डिंग कर रहा है, उस समय sp5 हाइब्रिडेशन कितना है sp5। तो यहां पे जब आप s का अमाउंट निकालोगे तो कितना आएगा 1/1 + 5, सो इट बिकम्स 1/6। अगर sp2 में निकालोगे तो 1/1 + 2, लेकिन अगर sp5 में निकालोगे तो 1/1 + 5 बिकम्स 1/6। ओके, सो अब अगर मैं टोटल अमाउंट ऑफ s निकालूं कि किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे, इस पॉइंट पर ले लो, इस पॉइंट पे ले लो, क्योंकि सारे के सारे पॉइंट जो है वो सिमेट्रिकल है, तो किसी भी एक पॉइंट पे s का कैरेक्टर कितना है, यानी कि s कितना इन्वॉल्व हो रहा है। हमने तो sp3 दिया था, लेकिन ये s इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कितना इन्वॉल्व हो रहा है। तो देखो ये s कहां जुड़ा हुआ है, ये बॉन्ड यहां पे भी है, यहां पर भी है, ऊपर इस वाले हाइड्रोजन से भी और इस वाले हाइड्रोजन से भी है। सो अगर मुझे इस पॉइंट पे टोटल s का अमाउंट निकालना है तो इस प्रोटॉन के लिए कितना आएगा 1/3। अभी हमने निकाला ना कि प्रोटॉन में s का कैरेक्टर 1/3 होता है, इस वाले प्रोटॉन के लिए 1/3, कार्बन के लिए कितना निकला था 1/6 और इस वाले कार्बन के लिए 1/6। अगर टोटल कैलकुलेट करोगे तो s का अमाउंट कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। टोटल अगर कैलकुलेट करोगे तो s कितना आ गया 1 आ गया, यानी कि हमने जब sp2 किया तो हमने ये देखा कि जो s का अमाउंट है वो कितना आ रहा है, मतलब sp2 और sp5 दोनों में जो हमारा s का अमाउंट आ रहा है वो कितना आ रहा है 1 आ रहा है, यानी कि टोटल जो बॉन्डिंग इन्वॉल्व हो रही है दोनों की मिलाकर वो s के लिए कितनी है, सिर्फ और सिर्फ 1 है। अब सिमिलर वे में हम p के लिए देखते हैं। देखो सिमिलर वे में जब आप p के लिए देखोगे, अमाउंट ऑफ p, ध्यान देना हम बात करते हैं अमाउंट ऑफ p की, जब हम p के अमाउंट की बात करेंगे इन प्रोटॉन, इन केस ऑफ प्रोटॉन यानी कि हाइड्रोजन क्या इन्वॉल्व हो रहा है sp2, इसमें निकाल के देखो तो कितना हो जाएगा, p कितना है 2 है ना, तो 2/1 + 2 फॉर्मूला वही लगेगा ना, a/1 + a, सो ये कितना आएगा 2/3। एंड अमाउंट ऑफ p इन केस ऑफ कार्बन, जब ये कार्बन के साथ बॉन्डिंग करेगा यानी कि sp5 हाइब्रिडाइजेशन, उस समय पर कितना आएगा इसका 5/1 + 5, टोटल 5 है ना, 5/1 + 5, देन इट बिकम्स 5/6। कितना बनेगा 5/6 बनेगा। सो अगर मुझे टोटल अमाउंट ऑफ p निकालना है, देयरफॉर टोटल ऑफ p इन बॉन्डिंग, टोटल अमाउंट ऑफ p इन बॉन्डिंग यानी कि बॉन्डिंग में टोटल p का कितना अमाउंट लगता है, तो किसी भी एक पॉइंट पे आप p का अमाउंट निकाल लो। प्रोटॉन के साथ एक प्रोटॉन है 2/3, दूसरा प्रोटॉन है 2/3, कार्बन 5/6, दूसरे कार्बन के साथ निकालो कितना आएगा 5/6, और जब आप इस पूरे को कैलकुलेट करोगे तो ये p की वैल्यू 3 के इक्वल आएगी। जब आप इस पूरे को कैलकुलेट करोगे तो p की वैल्यू किसके इक्वल आएगी 3 के इक्वल आएगी। सो दैट हम कह सकते हैं कि टोटल अमाउंट ऑफ s एंड p, सो आपसे कहा जाए कि अगर टोटल s और p कितना मिल रहा है, सो टोटल अमाउंट ऑफ s जो आ रहा है वो कितना आ रहा है 1 एंड टोटल अमाउंट p ऑफ कितना आ रहा है 3 आ रहा है। सो अगर मैं टोटल कंबाइन करूं s + p बिकम्स कितना आ जाएगा ये sp3, क्योंकि s 1 है और p कितने हैं 3 है, sp3। तो बेसिकली हमने इन दोनों को कहां से निकाला, हमने इन दोनों को sp2 और sp5 से निकाला। सो बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन आप सिंगल बॉन्ड में देखोगे होता तो sp3 है, लेकिन ये अपने आप को एक्सटेंड करके sp2 और sp5 में चला जाता है। कहां चला जाता है sp5 में, ये p ऑर्बिटल बाहर की ओर अपने आप को एक्सटेंड कर लेता है और हायर p कैरेक्टर रिस्पांसिबल होता है डोनर एबिलिटी के। इसीलिए जो कार्बोकैटायन ये वाला था, यहां पर जो कार्बोकैटायन है यहां के p ऑर्बिटल बाहर की ओर है और ये p ऑर्बिटल बाहर की ओर होने की वजह से इसके वैकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से ये कार्बोकैटायन हाईली स्टेबलाइज हो जाता है। तो आई होप आपको एक नया कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि कैसे इसमें साइक्लोप्रोपेन में sp5 हाइब्रिडेशन होता है sp3 लेकिन p ऑर्बिटल अपने आप को एक्सटेंड करके बाहर की ओर चला जाता है।
तो यही सारी चीजें कि एडवांस लेवल पे मैं आपको ये सारी चीजें बता सकूं जिससे आपके कॉन्सेप्ट और भी ज्यादा क्लियर हो सके और आप एग्जांपल्स को जैसे भी एग्जांपल बने उनको आप इजीली अटेम्प्ट कर पाओ। ठीक है, तो ऐसी और इंटरेस्टिंग एग्जांपल हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए यहीं पे समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।